नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पाले। अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर आखिरकार ई बॉम्ब दाग दिया गया है। द डी डे आ चुका है। अब ये ई बॉम्ब का मतलब है इकोनॉमिकल सैंक्शन। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान के ऊपर, और द डी डे जिसमें कहा गया था डूम्स डे रहेगा ईरान के लिए, यानी कि ईरान तबाह हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में ईरान तबाह होगा? जो सैंक्शन एक बार फिर से लगाए गए हैं अमेरिका की ओर से, इससे पहले भी सैंक्शंस लगे थे, अब नए और सैंक्शंस लग गए हैं। क्या इसके बाद ये माना जाए कि ईरान घुटने टेक देगा? अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने तो दावा यही किया है कि हमने जो अब सैंक्शंस लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद, उससे ईरान तबाह हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो सैंक्शंस लगे थे, क्या उससे मिला? उसके बावजूद भी ईरान इतना ताकतवर मुल्क बन गया कि उसने मिसाइल्स भी बना लिए, ड्रोन्स भी बना लिए, और 171 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं और ना ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल पाया है, जिसके बाद अमेरिका को आखिरकार ये नए सैंक्शंस लगाने पड़े। अब नए सैंक्शंस में क्या क्या है, क्या ऐसा अलग है? तेल और पेट्रोलियम व्यापार पर कार्रवाई होगी। कोई भी देश या कोई भी शिपिंग कंपनी अगर ईरान के साथ डील करता है, कारोबार करता है, ईरान के तेल को ढुलाई करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाया जाएगा, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये एक नया सैंक्शन लगाया गया, एक नया टर्म डाला गया है। पेट्रोकेमिकल कारोबार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पेट्रोकेमिकल कारोबार यानी ईरान के साथ जो भी पेट्रोकेमिकल का कारोबार करेगा या ईरान के पेट्रोलियम पदार्थों को, चाहे वो क्रूड ऑयल उसको लेकर जाए, उसको आप रिफाइन करें, उसके बाद बेचें, तो भी आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। अब बात ये आती है कि जो पेट्रोलियम व्यापार के ऊपर रोक लगाने की बात आ रही है, उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी गई हैं। उसमें क्या जोड़ा गया? उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो जहाज़ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरते हैं, अगर वो अपने तेल को सुरक्षित ले जाने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो अथॉरिटी बनाई गई है ईरान की, उससे अगर उससे संपर्क करते हैं, उसको बताते हैं या पैसा देते हैं, तो भी उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, भले ही वो ईरान का तेल ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है उसके बावजूद। तो इसमें एक नया ये क्लॉज जोड़ा गया है। मतलब ये है कि कोई अगर सोच रहा है कि हम कुवैत का तेल ले लें, यूएई का तेल ले लें, या फिर बहरीन का तेल ले लें, कतर का तेल ले लें और निकल जाए ईरान को पैसे देके ताकि उनके ऊपर हमले ना हो, तो भी उसके बावजूद भी उस टैंकर के ऊपर, उस शिपिंग कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगेगा। यानी किसी भी लिहाज से ईरान के पास कोई भी पैसा जाना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि पेट्रोकेमिकल कारोबार की बात करते हैं। पेट्रोकेमिकल कारोबार कैसे होता है? अब ईरान क्या करता है? अपने पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसको तो बेचता है, और उसका सबसे बड़ा खरीदार कौन है? उसका सबसे बड़ा खरीदार है एक ही देश, वो है चाइना। 90% तेल क्रूड जो खरीदता है वो ईरान का खरीदता है। अब चाइना के पास तेल पहुंचता कैसे? अब चाइना जो तेल लेता है ईरान से, वो तेल भेज देता है मलेशिया और इंडोनेशिया, और फिर वहां से रूट करता है अपनी ओर, ताकि वो सैंक्शंस उस पर ना लग सके। अब जब बात आती है कि जो भी तेल खरीदेगा उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, तो चाइना के ऊपर ही अब सैंक्शंस लगाने होंगे अमेरिका को। कैसे लगाएगा और कितना लगाएगा? दूसरी बात है कि चाइना ने अपने रिफाइनरीज, जो वहाँ पर आपके प्राइवेट रिफाइनरीज हैं, उनको जो तेल आता है ईरान का, साफ छूट दे दी है कि आप लाइए और इसको आप साफ कीजिए और बेचिए। ऐसे ही कुछ रिफाइनरीज के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया है, उसके बावजूद भी रिफाइनरीज चल रही हैं। अब जब ये बातें निकलकर सामने आई और चाइना को पूछा गया, तो चाइना ने क्या जवाब दिया? चाइना ने कहा कि हम किसी भी एक तरफा सैंक्शंस लगाने के खिलाफ हैं। ये चाइना का कहना है। तो जो जितने भी सैंक्शंस लगाए गए हैं, इसको मानने से साफ इनकार कर दिया है चाइना ने। तो यानी कि चाइना अब भी लेता रहेगा ये तेल। अब पेट्रोकेमिकल कारोबार की बात होगी। बैंकिंग और वित्तीय नेटवर्क निशाने पर है। अब बैंकिंग और ये जो तमाम चीज़ें होती थी, इसके लिए सबसे बड़ा जो केंद्र था होता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंपनीज है उसके ज़रिए ईरान ट्रांजैक्शन करता था। अब यूएई जब से ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे उसने ईरान के साथ अपने रिश्तों को कट करना शुरू कर दिया। उसके बहुत सारे कंपनीज को, फाइनेंशियल कंपनीज को उसने बंद कर दिया। ये एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि इशू बन सकता है ईरान के लिए, कि जो ट्रांजैक्शन होता था, जब पैसे लेता था तो पैसों की आवाजाही होती थी, वो कहीं ना कहीं ये बंद हो जाएगी। अब दूसरा है कि सैन्य खरीद नेटवर्क पर रोक लगाई जाएगी।
ईरान को जो हथियार बेचता है या इक्विपमेंट्स बेचता है बनाने के लिए और ईरान से जो खरीदता है उसके ऊपर सैंक्शन लगेगा। अब ईरान किससे खरीदता है? चाइना उसका सबसे बड़ा है, रशिया या फिर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के ऊपर तो पहले से सैंक्शंस लगे हुए हैं। चीन इसके बीच में कहीं आने वाला नहीं है, चीन तो मानने वाला नहीं है। रशिया की बात होती है कि रशिया ड्रोन्स, बताया जाता है ड्रोन्स खरीदता है, तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो रशिया के ऊपर पहले से भी सैंक्शंस लगे हुए हैं और भी सैंक्शंस लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका भी बहुत ज़्यादा असर ईरान के ऊपर पड़ने नहीं जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है वो पड़ेगा ये बैंकिंग नेटवर्क को लेकर। लेकिन हालांकि उसका भी रास्ता ईरान क्या निकालेगा, चीन के जरिए या फिर रशिया के जरिए। अब क्रिप्टो नेटवर्क के ऊपर कार्रवाई होगी। जो वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो कारोबार होता है, अगर अमेरिका नज़र रखेगा और उसके पास इतना है, इतनी तकनीक है कि वो पता कर सकता है कि किस तरह से कारोबार होता है, जिसमें चाइना का जो पैसा है या फिर रशिया का जो पैसा होगा जो ईरान के पास आना है या ईरान से चाइना जाना है या कहीं जाना है, तो उसको वो रोक सकता है, उसको वो कब्जा कर सकता है। अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में जो संपत्तियां हैं उसके ऊपर वो कब्जा कर लेगा। तो पहले से भी बहुत सारे एसेट्स फ्रीज हैं, अभी भी कुछ और उनको पता लग जाएगा तो उसको फ्रीज कर सकता है। लेकिन कुल मिलाकर इसमें ऐसा क्या नया आया है जिसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है ईरान को? एक इसमें दिया गया कि जो अमेरिकन रहते हैं, जो अमेरिकन मतलब ईरान के जो लोग अमेरिका में रहते हैं और जो ईरानी नागरिकता अमेरिकी नागरिकता ले चुके हैं, बहुत सालों से जो रह रहे हैं, वो जो पैसा भेजते हैं अपने देश ईरान में, अब वो पैसा नहीं भेज सकते। अब 1979 में जब रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसके बाद बड़ी तादाद में जो ईरानी थे वो धीरे धीरे अमेरिका जाके बस गए, उनको वहाँ पर शरण मिल गई, शरणार्थी बन गए। फिर उनको रहते रहते वहाँ पर उनको नागरिकता भी मिल गई, लंबे वक्त से रह रहे हैं। अब वैसे जो ईरानी लोग हैं, जो है तो ईरानी मूल के लेकिन है अमेरिकन, वो भी अब कोई पैसा नहीं भेज सकते हैं ईरान में, जिनकी फैमिलीज रह रही है। तो ये एक कह सकते हैं कि जो डॉलर्स की आवक होती थी वो बंद हो जाएगी। दूसरा ये है कि ईरान के साथ कोई भी कल्चरल या फिर स्पोर्ट्स किसी भी तरह का कोई रिश्ता अमेरिका नहीं रखेगा। जैसे कि अब हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ था तो ईरान की टीम गई थी अमेरिका, तो हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होता है, कोई मैचेस होते हैं, कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो ईरान के जो खिलाड़ी हैं वो नहीं जा पाएंगे, कलाकार भी नहीं जा पाएंगे। अब बात ये आती है कि जो सैंक्शंस तो लग गए, लेकिन उसके बाद क्या वाकई में कुछ हो सकता है, ईरान के ऊपर झटका लग सकता है? अब ईरान को एक ही देश यहाँ पर बचाता है और वो है चाइना। अब चाइना के साथ आप सोचिए कि जो ट्रेड है वो ट्रेड कितना है। दोनों देशों में ट्रेड अगर देखा जाए तो लगभग ईरान और चाइना करीब 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड चाइना और ईरान और चाइना के बीच में। और जो ऑयल ट्रेड है वो करीब 31 बिलियन डॉलर्स की है। ये तो ट्रेड है दोनों देशों के बीच। और जो ईरान है उसका जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इस वक्त वो चाइना ही है। दूसरे नंबर पर यूएई आता है, और तीसरे नंबर पर है टर्की। ये 3 देश हैं। नंबर 1 है चाइना, फिर टर्की, चाइना, यूएई और उसके बाद टर्की। ये 3 देश हैं। यूएई और टर्की को तो रोक सकता है क्योंकि टर्की नाटो के साथ है, यानी अमेरिका के साथ है, गठबंधन में है। यूएई के साथ अमेरिका के भी संबंध है और इस वक्त जो ये लड़ाई हो रही ईरान के साथ, उसमें यूनाइटेड अरब अमीराट्स भी भुक्तभोगी है, पीड़ित है। सऊदी अरेबिया ईरान के चलते टर्की और पाकिस्तान के साथ एक गठबंधन कर चुका है, तो ऐसे में हो सकता है टर्की भी पीछे हट जाए। तो टर्की यूएई पीछे हट सकते हैं, चाइना तो पीछे हटेगा नहीं, और हो सकता है कि उसका जो ट्रेड है और ज़्यादा बढ़ जाए ईरान और चाइना के बीच। तो जो डेंट लगाने के बारे में सोच रहा है इस वक्त अमेरिका ईरान को, उसको फिर से चाइना बचा सकता है, क्योंकि चाइना की ओर से कहा गया कि वो इस तरह के सैंक्शंस को कहीं भी अपनी सहमति नहीं देते हैं। दूसरी तरफ मसूद पेजेश्किन की मुलाकात हुई आसिम मुनीर के साथ। आसिम मुनीर गए थे और आसिम मुनीर ने कहा कि हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से जो युद्ध है यहाँ पर समाप्त हो जाए। लेकिन मसूद पेजेश्किन ने मुनीर से ये कहा है कि सबसे पहले जाके अमेरिका को ये बताए कि अमेरिका जो यहाँ पर दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, जो जबरन उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, पहले उससे पीछे हटे।
फिर आगे कोई बातचीत होगी, नहीं तो कोई बातचीत आगे नहीं हो सकती, ना ही कोई मसला हल हो सकता है। ये दो टूक कह दिया गया मसूद पेजिशकियन की ओर से। अब बात ये आ रही है कि मसूद पेजिशकियन से मिलने गए मुनीर, लेकिन उससे मिलकर क्या होगा, क्योंकि मसूद पेजिशकियन अलग पेज पर हैं और मौजूदा मोहसिन रज़ाई जो सिक्योरिटी चीफ है, उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि अमेरिका के साथ कोई डीलिंग नहीं होगी, सीधा युद्ध होगा, हम किसी भी उनके शर्तों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। तो जो मुस्तफ़ा खamenei है, IRGC है, वो एक अलग पन्ने पर है, अलग पेज पर है, जो युद्ध के लिए तैयार है, समझौता नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आयतुल्लाह खamenei के जो पोते हैं, वो और मसूद पेजिशकियन बिल्कुल अलग पन्ने पर, वही चाहते हैं कि युद्ध नहीं चल सकता, लगातार युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से बातचीत हो जाए। आप सोचिए कि दो खेमे बन चुके हैं। एक तरफ जो मौजूदा सत्ताधारी हैं, जिनके पास कंट्रोल है, वो चाहते हैं कि युद्ध हो, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, और जो सिविलियन गवर्नमेंट है और जो पहले इस्लामिक नेता थे ईरान के, आयतुल्लाह खamenei, उनके जो पोते हैं वो और मसूद पेजिशकियन जैसे जो थोड़े मॉडरेट लीडर्स हैं, वो चाहते हैं कि हमेशा लड़ाई नहीं हो सकती, बातचीत के जरिए मसला सुलझना चाहिए। लेकिन जिनके पास कंट्रोल है वो तो लड़ाई के लिए तैयार है, और इसी वजह से ये मसला सुलझ नहीं रहा है और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने की रास्ते पे आ रहा है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं, अमेरिका के जो नए सैंक्शंस हैं, क्या वाकई में ईरान को ये तबाह कर पाएंगे, या फिर हालात जिसके तसी बने रहेंगे?